चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी जिन्न की आवाजें आती हैं, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उसी गांव में धन्नू नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। न जाने क्यों हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हाँ सीमा, वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है, हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। अगर सच में वहाँ कोई जिन्न होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे। वहाँ हम दोनों सुबह चलेंगे, तब तुम खुद ही देख लेना। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे सीमा। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे, उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। रीमा अपना सिर हिलाती हुई ठीक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह। देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता। पता है ना, रांझा भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद धन्नू वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है। इसके बाद रीमा अकेले ही आगे चलती है। पुराना साधु रास्ता रोकता है। बेटी, ये रास्ता मौत का है। अगर मौत का रास्ता हो तो भी मैं जाऊंगी। फिर याद रखना, जिन्न को छुड़ाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ। रूपा जैसे ही फाटक पार करती है, एक मायावी संसार खुलता है। चारों तरफ जंगल और फुसफुसाती आवाजें। रीमा चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो वो। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। रीमा बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही जिन्न हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं जिन हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में हमेशा के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। तभी गुफा के दरवाजे खुलते हैं और रीमा उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी अजीब से जानवर की परछाई उसे नजर आती है, जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। आओ लड़की, तुम्हारा जिन की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। क्या तुम जिन्न हो? लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम किसी को दिखाई नहीं दे सकते हो? नहीं, मैं जिन नहीं हूँ लड़की। मैं उस जिन की परछाई हूँ। वो जिन तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है।
वो बाहर नहीं आ सकता है। मैं उसकी परछाई हूँ। परछाई, तुम मुझे ये बताओ कि वो जिन इस गुफा में कैद क्यों है? क्या जिन्न के इस गुफा में रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में जिन के पास जाना होगा। वही जिन तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद रीमा हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। उसे उस जिन्न की आवाज आती है। आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जिन्नात, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। कि तभी अचानक से जिन्नात उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला, जिसके सिर पर एक लंबी चोटी होती है, जो काफी बड़ा होता है। उसे देखकर रीमा थोड़ा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहां इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था, जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ ना ले। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छा है। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके, और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो औरत मुझे फल तो दे देती है। उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। मैं आपको यहाँ से आजाद जरूर करवाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराने के लिए करना क्या होगा? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहाँ तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहाँ से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है। ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तब ही जाना होगा, लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है जिन, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद रीमा वहाँ से बाग में जाती है और उस औरत की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगती है। रीमा देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। रीमा अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे ये तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक रीमा देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है।
ये देखते ही रीमा दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद रीमा बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखती है। लगता है यही वो चमकदार फल है जिसके बारे में वो जिन बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ही जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। रीमा ये सुनकर डर जाती है। मुझे फल ले जाने दो काकी, मैं इस फल को उस जिन्न को देकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ, ताकि सारे गांव वाले बिना डरे यहाँ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस जिन्न के रिहा होते ही ये सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर रीमा वहाँ से उस फल को लेकर भागने लगती है।